व्हाट्सअप गाइस, नेतन्याहू जिंदा है, नेतन्याहू अलाइव और डेड। भाई इसके ऊपर वो एक वीडियो जारी हुई थी, देखते हैं आज उन्होंने क्या कुछ कहना। आप अपना पॉइंट शेयर करें, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, कल शाम को इंटरनेट पर फिर से बवाल हो गया। हमने एक वीडियो बनाई थी शाम को, रिलीज की, जिसमें हमने बात की थी उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज की जहां पर लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे थे कि ईरान के हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। जी हाँ, ये वीडियो हमने बनाई और जैसे ही रिलीज की उसके कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल हैंडल से, जी हाँ, ट्विटर पे, एक्स पे, अपने ऑफिशियल हैंडल से बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर वो कहते हैं, बोलते हैं कि मैं जिंदा हूं। उंगली दिखाई। ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. ये יפה מאוד. वैसे कर देना पूरा। यहाँ इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में कॉफी खरीदते हैं और कैमरे को देखकर कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और ये देखिए मेरे दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं। ये उन्होंने क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं और किन कॉन्स्पिरेसी थीरीज की बात पूरे सोशल मीडिया पर चल रही थी। चलिए एक बार फिर से उसको विजिट करते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has now released a new video from a cafe in Israel amid disinformation campaigns and fake news by Iranian handles about his death. And well, this of course comes after Netanyahu's office also released this video saying that the Prime Minister is fine. Netanyahu was assassinated in an Iranian retaliatory strike. Well, the official response came in reply to a question by Turkey's Anadolu Ajans agency, and the agency had sought a response from increasing claims on Netanyahu's death. In response, officials called it fake news, adding that the Prime Minister was fine. तो दोस्तों, पिछले 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही थी, लोग गेस कर रहे थे, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के हमले में मारे गए। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहे, वो मर चुके हैं। इनफैक्ट उनकी फैमिली भी खत्म हो चुकी है और इस दावे को स्ट्रांग करने के लिए वो अलग अलग सबूत दे रहे थे। पहली बात वो ये कह रहे थे कि भैया अगर वो जिंदा हैं तो इतने दिन तक कैमरे पे क्यों नहीं आए, वो इजराइल की सिक्योरिटी मीटिंग्स का भी या ब्रीफिंग का भी हिस्सा क्यों नहीं है, वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे चल रहे थे रूमर्स भी, उनका बेटा भी पोस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये भी आया था, वीडियो भी आई थी जिसको एआई वीडियो बोलकर लोग रिजेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के बोलने का जो तरीका था, यानी होंठ के आसपास कुछ ऐसी चीजें लग रही थी जैसे वो एआई से बनाई हुई है या स्पेशल इफेक्ट से बनाई हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि जिस वीडियो को एआई बोला जा रहा था उसमें बोला जा रहा था कि भाई उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, यानी एआई वीडियो भी गलत बनाया गया। पर यहां पर 2 सवाल उठ रहे थे कि अगर सचमुच वो जिंदा हैं तो इतने दिन तक वो कैमरे के सामने या दुनिया के सामने क्यों नहीं आए, जबकि शुरू में जब वॉर शुरू हुई थी तो लगातार वो आ भी रहे थे और उन इलाकों का मुआयना भी कर रहे थे जहां पर ईरान का अटैक हुआ था। इनफैक्ट इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल की एक वीडियो में वो दिखाई भी दिए और उनके पूछे गए एक सवाल का जवाब भी दिया। हालांकि उसके बाद आदित्य राज कौल को भी लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे ये बोलकर कि आपने ही अपनी रिपोर्टिंग में उनकी लाइव लोकेशन दिखाई जिसके बाद शायद ईरान ने हमला किया और नेतन्याहू मारे गए। वेल, ये सब बकवास फेक न्यूज है जिसके बाद बहुत सारा बवाल भी हुआ, लेकिन कल नेतन्याहू की इस वीडियो ने सारा मामला क्लियर कर दिया और दुनिया को बताया। क्या बताया नेतन्याहू ने? हेलो, अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ, इस वीडियो को आने के बाद जो लोग समझदार हैं या जो लोग जैसा देखते हैं वैसा ही मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई हाँ वो जिंदा हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को विराम दिया जाए, अभी अटकलें लगानी बंद की जाए कि वो मरे हैं या नहीं मरे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्योमकेश बख्शी के दूर के रिश्तेदार हैं। एसीपी प्रद्युमन को शायद अपना आदर्श अभी भी लग गए होंगे, मोसाद और सीआईए के भी स्पेशल एजेंट से ज्यादा स्किलफुल अभी भी कह रहे हैं लोग इस वीडियो को देखकर भी ये अटकलें लगा रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि भाई ना, ये वीडियो भी नकली है, ये वीडियो भी एआई से बनाई गई है। इनफैक्ट लोगों का दावा तो ये है कि इस वीडियो में जो ये आदमी दिखाई दे रहे हैं ये नेतन्याहू है ही नहीं, ये उनका क्लोन है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो के बाद भी कई लोगों के लॉजिक आ रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि ये वीडियो एआई की है। उनका दावा ये है कि इस वीडियो में भी जब वो कॉफी के उस पेपर कप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां भी हल्का सा उनका 6 उंगली दिख रहा है हाथ का। हालांकि उसी में आगे जाकर वीडियो में अपने दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां दिखा भी रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भैया मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ, मेरी 6 नहीं 5 ही उंगलियां, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं। अरे भैया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के 14 लोग हैं
आई मीन जो लोग conspiracy theories बनाने में माहिर हैं, शाबाश। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं जब वो कॉफी का वो पेपर कप उठा रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये है ये वीडियो को एआई बोलने के पीछे लोगों का कि भाई इसमें जब वो कॉफी का वो पेपर कप उठा रहे हैं तो उसमें कॉफी एकदम ऊपर तक लबालब भरी है, लेकिन जब वो उठाते हैं तो नीचे नहीं गिरती, यानी इसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो नीचे गिर नहीं रही है, इसलिए एआई है। उसके बाद उस कप से वो एक सिप भी लेते हैं कॉफी का, और फिर जब सिप लेने के बाद वो वापस कैमरे में बात कर रहे होते हैं तब उस पेपर कप में वो कॉफी थोड़ी भी हिली नहीं है, न कम हुई है, यानी कि ये एआई वीडियो है। ऐसा अलग अलग दावा सोशल मीडिया पर अभी भी ठोका जा रहा है, लोग बोले जा रहे हैं कुछ भी। वहीं कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं है, उनका क्लोन है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन तक मोसाद ने और इजराइल ने उनका क्लोन बनाने में टाइम लगाया, और जब क्लोन परफेक्ट बन गया तो उन्होंने दुनिया के सामने उस क्लोन को रख दिया। ये असल में नेतन्याहू है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, नेतन्याहू की ये वीडियो आपने देखी, आपका क्या रिएक्शन इस पर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर एक बात तो तय है, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर जो माहौल बना था वो नेतन्याहू के, इजराइल के जो कट्टर समर्थक हैं वो भी थोड़ा सा सकपका गए थे, डर से गए थे, उनको भी टेंशन हो गई थी, भाई कहीं ये आदमी मारा तो नहीं गया है? लोग एक दूसरे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन भी करने लगे थे। कुछ लोग ऐसी ही अफवाहों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फैमिली ग्रुप्स पे भी डाल रहे थे। कई लोगों को तो मैंने चैट जीपीटी पर भी ये सवाल पूछते हुए देखा कि भाई साहब क्या नेतन्याहू जिंदा है, उनके मरने की कितनी संभावना है, कितनी प्रतिशत संभावना है, लोगों ने ये भी डाला है। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब कलाकार लोग हैं, एक से बढ़कर एक। गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला 2 ही सवाल है। पहला ये कि धुरंधर 2 में बड़े साहब, अरे भैया ये भी ठीक है। और दूसरा सवाल कि क्या सचमुच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं? हालांकि 2 दिन में हमको इसका जवाब तो मिल ही जाएगा कि धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल किसने किया है, लेकिन कल शाम को इसका जवाब मिल गया कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, और वो सारी अटकलें, सारी अफवाहें, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज धरी की धरी रहेगी। इनफैक्ट वो क्या होगी राहुल जी? खत्म। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, जब आपने सोशल मीडिया पर है ना 18 वाला ये सारी बातें, अफवाहें जिनको अभी बोल सकते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब चल रही थी तो आपको क्या लग रहा था? क्या उसमें कोई दम है? क्या आपको भी लग रहा था कि ईरान हमले में नेतन्याहू मारे गए हैं? क्यों? क्योंकि कई दिनों तक ना वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट उन्होंने डाली, ना उनके बेटे ने डाली, न ही वो मीडिया या अपनी कंट्री के लोगों के सामने आए। क्या आपको भी ये शक हो गया था कि हाँ 1% का चांस है कि भैया उनको कोई चोट लगी होगी, क्या उनका इलाज चल रहा होगा, या सचमुच वो मारे गए होंगे? क्या आपको इस बात पे यकीन हो गया था? कितना % यकीन हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या आप उन लोगों में से थे जो एकदम ही ज्यादा कट्टर सपोर्टर हैं और ये मानते हैं कि नहीं बाबा ये आदमी काल है, इसका टाइम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये भी ईरान को और सबक सिखाएगा। लेकिन दोस्तों युद्ध की बात करें तो ईरान इस वक्त पलट कर सबक सिखा रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं, जो नुकसान ईरान ने पहुंचाया है स्पेशली यूएई को, वो हिसाब के बाहर है। इस लड़ाई से क्या क्या नुकसान हुआ है इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात किया है, लेकिन 2 और कंट्रीज इजराइल के अलावा मैं बात करना चाहूंगा अमेरिका की, जिसको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है जिसकी ज्यादा कोई बात कर ही नहीं रहा है। हाँ, लड़ाई में कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर जजमेंट देना अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस हुआ है नैरेटिव का। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा विलन इस वक्त सामने उभर कर आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए वो अमेरिका है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ईरान को गलत मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान को अपनी टॉप लीडरशिप के मर जाने के बाद बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई को रोकने में पहल दिखानी चाहिए, पहला कदम बढ़ाना चाहिए। पर वहीं बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अमेरिका ने सबसे पहले तो जो चीज गलत किया वो ये कि गल्फ देशों को, जिनको ये भरोसा था कि अमेरिका उन्हें बचाने आएगा, उनके ऊपर जो अटैक होगा उसे रोकेगा, वो रोकने में वो नाकामयाब रहा। यानी अमेरिका ने नैरेटिव वॉर के अलावा गल्फ देशों में अपने ट्रस्ट को भी थोड़ा बहुत हिलाया। इसके अलावा अमेरिका ने जो जो धमकियां दी थी, उन धमकियों के जवाब में जो उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, ना फलाना कर देंगे, ना ढिमागा कर देंगे, उसमें से बहुत कम चीजें अमेरिका ने की है। हालांकि अब अमेरिका बाकी देशों से, इनफैक्ट चाइना से भी ये कह रहा है कि आप लोग भी बातचीत के लिए ईरान को मनाएं और लड़ाई खत्म करवाएं। अब कौन सा देश कितनी इस बातचीत के लिए आगे आएगा, ये वॉर कब तक रुकेगी और कितना नुकसान करवाएगी, और अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो शाम को हम इसी चैनल पर बनाएंगे। तब तक आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और यही चीज मैं तब भी कह रहा था कि ये अभी कई बार क्या होता है, प्लानिंग चलती है और हर बार वॉर के टाइम पर कई बार लोग नहीं आते हैं। वो चीज थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी वो दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं कि दूसरा अब क्या चाल चल सकता है। वो चीज भी कल वीडियो आ गई है तो ये इससे काफी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी असमंजस लगी हुई है कई लोगों के दिमाग में कि भाई क्या ये एआई है, क्या ये भसड़ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो नैरेटिव था यूएस का कि भाई जो इसके एलाइज है या जो जिनको इस प्रोटेक्ट करता है कि बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, देख लो आप यूए के अंदर कल भी कुछ ना कुछ हुआ था। ये मतलब ये दिखाता है कि
सुपर पावर कितने बड़े हो, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके एक तरीके से लड़ नहीं सकते हो तरीके से। आप अपने बाउंड्रीज पर अपने एरिया में लड़ सकते हो कि आप ढंग का एक रिस्पॉन्स देते हो, लेकिन इतनी दूर लड़ना कि जब आपको अब अपनी आपने जो एयर डिफेंस सिस्टम जापान में डिप्लॉय किया हुआ है, साउथ कोरिया, वहां से आप ला रहे हो वहां पर, फिर उसके बाद इतना करना पड़ रहा है, तो अफरा तफरी सी मच गई, ये आ जाती है। आप पावरफुल कितने भी हो, वो कहते हैं ना इलाका तो भैया सबका ही होता है, उसके बाहर जब चल जाते हो तो वो घिसाई हो जाती है, और वो इस टाइम पर आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, और इजराइल और ईरान बिल्कुल नजदीक होते तो मुझे लग रहा है कुछ अभी तक तो चलो ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ईरान भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी जितने सस्ते ड्रोन ये यूज कर रहा है, तो अफेक्ट तो कर पा ही रहा है ये। बाकी मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं ना कि गोल्डन वीजा लेके दुबई जा रहे हैं, हर एक चीज आ रही है, तो वो इमेज कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। लेट्स सी कब तक ये चलता है। आई होप ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।